हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्राम आपकी सेहत में एक बार फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हर रोज़ बारिश हो रही है, हर तरफ हरियाली छाई है, मौसम तो सुहाना है, लेकिन जो मंडराते मच्छर हैं किस तरह से मानव जीवन पर जो खतरा बने हुए हैं, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से 20 अगस्त को पूरी दुनिया भर में मॉस्किटो डे मनाया जाता है। क्या होते हैं इसके खतरे और क्यों होते हैं, मॉस्किटो से बचना ज़रूरी क्यों होता है, कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर DJ रैना जी से, जो कि स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू अनु जी। लगातार जो बारिशें हो रही हैं, मौसम तो सुहाना है, हर तरफ जहां हम नज़र दौड़ाते हैं, लेकिन जो मंडराते हुए जो आसपास हमारे मच्छर हैं, किस तरह से हमारे जीवन पर ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मच्छर जो हैं ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो हमारे J&K में खासकर जम्मू संभाग में जो पाई गई हैं डिजीज़ें, इनके लिए कैरी वेक्टर होते हैं। मतलब जो इन डिजीज़ के ऑर्गेनिज्म को, जैसे वायरस है या जो प्लाज्मोडियम में, मलेरिया में पैरासाइट है, उनको ट्रांसमिट करते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी तक। तो बरसात की जहाँ पर बात चली, बरसात में और इमीडिएटली बरसात के बाद पानी की स्टैग्नेशन होती है और एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर रहता है इनके लिए, जैसे ह्यूमिडिटी रहती है 60 से 80 के बीच में, और टेम्परेचर जो है इनके अनुकूल रहता है, इसलिए मच्छरों की डेंसिटी पॉपुलेशन बढ़ती है। और जितने मच्छर ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी बढ़ेंगे, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं जो कैरियर बन जाती हैं बहुत सारी बीमारियों का। आपने कहा डेंगू, मलेरिया, जी, चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियां हैं वो डेवलप हो जाती हैं। सर, फैमिली में कोई ना कोई मेंबर इस समय सर्दी, ज़ुकाम, खांसी से जो है वो पीड़ित है, लक्षण क्या है, रेड फ्लैग्स क्या हैं, जब हमें ये इस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, अगर हम डेंगू की बात करें तो हाई ग्रेड फीवर होता है, फ्रंटल हेडेक, माथे पर हेडेक होती है, रिट्रो ऑर्बिटल पेन होती है, जो आईबॉल्स के पीछे पेन होती है, और आईबॉल्स को अगर हम मूवमेंट करें तो उससे वो पेन बढ़ जाती है। इसके अलावा मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होती है, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसलिए उल्टी होती है, जी मिचलाना जिसे कहते हैं, नाशिया होता है, रैश पड़ते हैं शरीर में। तो ये डेंगू के लक्षण होते हैं। जो क्लासिकल डेंगू फीवर है, जो 95% लोग में क्लासिकल डेंगू फीवर पाया जाता है, तो 5% में सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू पाया जाता है, जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। तो हेमरेजिक फीवर में जो मैंने आपसे बात करी, इनके अलावा एक पेटिचल हेमरेजेस हो सकती है, स्किन में छोटी छोटी हेमरेजेस हो सकती है। फिर मसूड़ों से खून बह सकता है, एपिस्टेक्सिस, नक्सीर जिसे कहते हैं, वो हो सकता है। उल्टी के साथ खून आ सकता है, स्टूल्स में भी खून आ सकता है, जिसको हम ब्लैक मोशन कहते हैं। जो सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू आप बता रहे हैं। हाँ, सीवियर फॉर्म। दूसरा सीवियर फॉर्म जो डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसमें लिम्स कोल्ड क्लामी होती है, ठंडी पड़ जाते हैं, हाथ पैर बाजू टांगे ठंडी पड़ जाती हैं, पल्स फीबल हो जाता है, और बीपी कम होता है, और पेशेंट शॉक में चला जाता है, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो सर, कुछ ऐसे लक्षण जब होते हैं तो हमें ये टेस्ट करवाना चाहिए। डायग्नोसिस क्या GMC में हो जाता है, जहाँ कहीं कहीं भी जो लेबॉरेटरीज हैं डायग्नोज, वहाँ पे हो सकता है सर इसका? देखिए, डायग्नोसिस के लिए 2 किस्म के टेस्ट हैं। सबसे पहले रैपिड और एलिजा टेस्ट है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वो एलिजा टेस्ट ही करें, रैपिड टेस्ट बिल्कुल ना करें, बिकॉज इट इज़ नॉट रिलायबल। ये मिसलीडिंग टेस्ट है। तो जो एलिजा टेस्ट है ये गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पब्लिक हेल्थ लैब्स जिनको कहते हैं वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन हम सैंपल्स ब्लॉक लेवल से भी करते हैं, ब्लॉक हेड क्वार्टर से भी करते हैं, वहाँ सैंपल लेके वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है कोल्ड चेन में, तो डिस्ट्रिक्ट की लैब पर वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। तो उसी दिन फिर उसका रिज़ल्ट थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेलीफोन या ईमेल कम्युनिकेट करा जाता है, ताकि उसी दिन पेशेंट को पता चल जाए जी, और जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो सके। सर, ट्रीटमेंट मोडेलिटी की क्या बात रहती है सर? अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है। एडिकेट फ्लूइड्स लेने चाहिए, जैसे होम मेड फ्लूइड्स, लस्सी है, नारियल का पानी है,
जूस है या ORS गोल आता है, ये लिया जा सकता है। फिर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ली जानी चाहिए। तो इसमें पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए, 2 हफ्ते काम तक पर नहीं लौटना चाहिए, बिकॉज कोई 6-7 दिन के बाद सिम्टम्स डेंगू के सबसाइड होते हैं और पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक ठाक हूँ। तो जबकि रियल खतरा होता है, जो मैंने आपको बोला 5% सीवियर फॉर्म में चले जाते हैं, वो इसी टाइम उनका चांस रहता है। इसलिए पेशेंट को कम से कम 2 हफ्ते काम पर नहीं लौटना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और धूम्रपान या जो इसे शराब वगैरह का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सर, वो कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं जब हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है? मैंने जैसे आपको बोला, डेंगू में 95% केसेस को घर में ही ट्रीट किया जा सकता है, जो माइल्ड फॉर्म है। और जो मैंने आपसे बात करी, डेंगू, हेमरेजिक फीवर और शॉक सिंड्रोम, जो हमने सिम्टम्स डिस्कस करे, तो वो सिम्टम्स अगर हों तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, कराया जा सकता है। सर, ये तो बात रही हमने कि ये क्या होता है, क्यों होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। सर, ये पब्लिक हेल्थ कंसर्न इश्यूज़ है, डिपार्टमेंट किस तरह के प्रयास कर रहा है कि इससे जो है निपटा जाए, इससे राहत पाई जाए, लोगों में ये ना आए, और कंट्रोल प्रिवेंशन की अगर बात की जाए तो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम पहले पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स की बात करेंगे, पेशेंट को अगर घर से बाहर जाता है, घर से बाहर कहीं पर भी वो खड्डा देखेगा, उसको भरना चाहिए, या कहीं पानी भरा हो कोशिश करनी खाली करे। कहीं पर PHE की पाइप टूटी हुई है, उसने जियो टैग्ड एक पिक भेजनी चाहिए PHE डिपार्टमेंट को, या कहीं पर नाली ब्लॉक है म्यूनसिपल डिपार्टमेंट को उन्होंने पिक भेजनी चाहिए, जियो टैग्ड पिक, ताकि उसमें वो एक्शन कर सकें। वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, इस बीमारियों के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और अगर कोई किसी स्कूल में, किसी आंगनवाड़ी सेंटर में भी कोई लेक्चर दे सके, कोई भी पब्लिक का बंदा, तो वो देना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले। इसके अलावा अगर हम घर के अंदर आएँ तो सबसे पहले छतों पर अगर देखें तो छतों में टैंकियाँ होती हैं, जिनके ढक्कन यूजुअली तूफ़ान में या बरसात में उड़ जाते हैं आंधी की वजह से, और वहाँ पर मच्छर पनपने की एक संभावना रहती है। उन अगर एक घर में एक टैंकी का ढक्कन खुला रहे तो वो पूरे मोहल्ले के लिए मच्छरों का एक स्टोर हाउस या मैन्युफैक्चरिंग हाउस बन जाता है, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाती है। छत पर नहीं सोना चाहिए, वहाँ पर भी मच्छर काट सकता है। और अगर घर से बाहर जाना हो तो फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, टांगों को ढकने वाले कपड़े पहनने चाहिए। तो खिड़कियों और दरवाज़ों पर जाली लगवानी चाहिए, और पानी घर में और घर के बाहर कहीं पर इकट्ठे नहीं होना चाहिए। साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जैसे मच्छरदानी का, एंटी मॉस्किटो क्रीम का या मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर कूलर्स जो हैं, एयर कूलर जो पानी को ठंडा, ये मौसम को ठंडा करने के काम आते हैं। और जैसे पक्षियों के पीने के प्याले हैं, साफ सुथरा, तो उनको हफ्ते में कम से कम एक बार पानी खाली करना चाहिए। डिस्कार्डेड आइटम्स होते हैं, जैसे नारियल के खोल होते हैं, जैसे टायर्स होते हैं, डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, गिलासेस होते हैं, इनको डिस्कार्ड करना चाहिए। कहीं पर भी पानी नहीं जमा होने देना चाहिए। उन 5 ml पानी भी कहीं पर जमा हो, उसमें मच्छर पनप सकता है। तो जहाँ तक सरकार की जो प्रयास हैं, उसमें हमारे वर्कर जो हैं हर 15 दिन में एक बार जाते हैं लोगों के घरों में, और वहाँ पर देखते हैं कि कहीं पर पानी जमा तो नहीं है, ब्रीडिंग चेकिंग करते हैं, कहीं लार्वा तो नहीं पनप रहा है, तो वो सारा चेक करते हैं, कोई फीवर केस तो नहीं है। वहाँ पर कहीं लार्वा फाइंड करें तो उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं और लोगों को अवेयरनेस देते हैं इसके बारे में। कहीं पर अगर कोई डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया का पेशेंट मिले उस घर में, और उस घर के अराउंड 50 घरों में वो स्प्रे करते हैं, इंडोर एंड आउटडोर स्प्रे, जो एंटी लार्वल स्प्रे होती है, एंटी एडल्ट स्प्रे भी होती है। और इसके अलावा इन कोलाब्रेशन विथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, या कहीं पर भी किसी और डिस्ट्रिक्ट में जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनके मतलब कोऑर्डिनेशन से फॉगिंग भी की जाती है। थर्मल आउटडोर थर्मल फॉगिंग जो एडल्ट मॉस्किटो को मारती हैं, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, तो ट्रांसमिशन चेन ब्रेक करती है। एक पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड्स में गम्बूजिया फिश डालते हैं जो लार्वा को खाती है और मच्छर को पनपने से रोक लेती है। इसके अलावा IC एक्टिविटी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रेडियो, TV, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया में एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी स्कूल हेल्थ टीम्स होती है, मोबाइल मेडिकल टीम्स होती है,
RBS के टीम्स होती है जो अवेयरनेस फैलाती हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ, पोषण डिपार्टमेंट के साथ सभी साथ ये कोऑर्डिनेशन करी जाती है। और एडिकेट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, जैसे मैंने आपसे बात किया, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ब्लॉक लेवल पर भी हमने अवेलेबल कराई हुई हैं। तो इसके अलावा लैब्स की फंक्शनैलिटी चेक करें, एडिकेट रिएजेंट्स, एडिकेट जो भी केमिकल्स अवेलेबल हैं, इवन एडिकेट फॉगिंग मशीन, स्प्रे पंप्स जहाँ जहाँ पर भी चाहिए वो हमने अवेलेबल कराई है, और उनकी फंक्शनैलिटी भी हम चेक कर रहे हैं। जैसे डायग्नोस्टिक काफ़ी मिकदार में है हमारे पास, इंसेक्टिसाइड्स भी काफ़ी मिकदार में, जो भी केमिकल्स चाहिए होती हैं। तो वार्ड्स एंड बेड्स जो हैं एडिकेट मात्रा में अवेलेबल हैं सभी जगह। अगर कहीं पर प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े उसके लिए भी मतलब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का प्रयास होता है। इसके अलावा हमारे IHIP पोर्टल होता है तो उसमें रेगुलर डाटा अपलोड होता है, मतलब जहाँ पर भी डेंगू केस पाया जाता है, टेस्ट पॉजिटिव होता है, तो उससे हमें डेली बेसिस पर पता चलता है कि हॉट स्पॉट्स वगैरह कहाँ पर हैं, तो कहाँ पर क्लस्टरिंग ऑफ केसेस होती है, तो वहाँ पर हम एक्शन लेते हैं। और जब जहाँ पर भी नया केस है वो भी हम उसके माध्यम से पता चलता है, तो वहाँ पर हम एक्शन करते हैं। तो और जो हमारी एक्शंस है, जो कैसे प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी, वो हम इसके से जो कुछ ऐसी प्रिपेयर्डनेस हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही हैं ताकि जो हेल्थ सिस्टम पर बर्डन ना आए, अगर कुछ ऐसा होता है तो उसे संभाला जा सके। हाँ। सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और हमें बताया कि अपने लेवल पे हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए ताकि इससे बचाव हो सके। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे जो इलाज है वो जानकारी में है, जानकारी ही एक जागरूकता ही एक ऐसा विषय है जो कि इन बीमारियों से हमें बचा सकता है। हमेशा जागरूक रहें, दूसरों को भी करते रहें और अपने आसपास सफाई बना रखें ताकि जो सीजनल बीमारियां हैं उनसे बचाव हो सके। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।